हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो चर्चा चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों पे बात कर लिया था। जैसे सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, इमेज कैसे बनते हैं, समतल दर्पण में इमेज का नेचर क्या होता है, इन सभी सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब उसी टॉपिक पे हम लोग आगे आते हैं और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका चर्चा आज हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस सेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। आखिर ये गोलीय दर्पण होता क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम लोग कहते हैं, देखिए दर्पण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण होते हैं और दूसरा गोलीय दर्पण। मीन्स अगर जो हम पूरे मिरर का बात करें, अगर जो मिरर का बात करें दर्पण का, तो दर्पण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर होते हैं और एक जो होते हैं स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर वो मिरर होता है जो आप नॉर्मली यूज में लाते हैं, जैसे सुबह के टाइम में या फिर अपने डेली लाइफ में जो आप अपने शीशे में देखकर तैयार होते हैं, बाल झाड़ते हैं या फिर जो कुछ भी करते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर होता है। नॉर्मली यूज में लाया जाने वाला जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। लेकिन अब ये स्फेरिकल मिरर क्या है, बहुत आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसको भी जानते होंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। लेकिन फिर भी हमारा चर्चा करना बाहर काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम स्फेरिकल मिरर का बात करते हैं कि आखिर ये गोलीय दर्पण होता क्या है। तो देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। नहीं समझ में आया? तो चलिए इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई एक गोला है, उसी गोले का एक कटा हुआ भाग, एक कटा हुआ भाग, सपोज दैट कि एक गोले को हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक पार्ट ये बना और एक पार्ट ये बना, दो गोला बना। लेकिन दोनों गोलों को हम लोग पॉलिश करेंगे, एक इस तरह से पॉलिश करेंगे जिसका बाहरी भाग को पॉलिश, और दूसरे पार्ट को हम अंदर के भाग को पॉलिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब इसको हम लोग समझते कैसे हैं कि एक गोला है, कोई एक गोलीय वस्तु है, उसको गोलीय कांच को हम दो पार्ट में बांट दिए। एक गोल कांच है, उसको हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक पार्ट को हम बाहरी भाग को पॉलिश करेंगे और दूसरे पार्ट का हम अंदर का भाग को पॉलिश करेंगे। और इससे जो दर्पण निकलेगा वो दो तरह का दर्पण निकलेगा, एक को अवतल दर्पण कहेंगे और दूसरे को उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे देखिए, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये गोला है, यहाँ आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग यही चर्चा करते हैं। ये एक गोला है, इस गोले को दो पार्ट में हम बांट दिए, एक पार्ट आपका राइट साइड हो गया और एक पार्ट आपका लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। लेकिन किसी भी कांच को अगर दर्पण बनाना है तो उसमें पॉलिश करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ये हमने पहले के लेक्चर में देख चुके थे, आप लोग को बताया था कि पॉलिश करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, सिल्वर कोटेड पॉलिश्ड होता है। तो दोनों में हम लोग पॉलिश करेंगे, एक में हम लोग करेंगे बाहर से पॉलिश और दूसरे में हम लोग करेंगे अंदर से पॉलिश। ये हो गया बाहर का पॉलिश और दूसरे में हम लोग अंदर से पॉलिश करेंगे। तो देखिए, अब यहां हम समझेंगे कि यहां पर दो तरह के जो दर्पण बने, उस दो तरह के दर्पण में हम लोग अंतर क्या देखते हैं। तो हम लोग अंतर ये देखते हैं कि एक दर्पण ऐसा बना कि जिसमें बाहर से पॉलिश किया हुआ है, मतलब कि उसका जो परावर्तक सतह, जो प्रतिबिंब बनेगा, अंदर गहरा रहेगा। और दूसरा जो दर्पण बना उसमें अंदर से पॉलिश किया हुआ था, मतलब इसका जो परावर्तक सतह रहेगा वो उभरा रहेगा। समझ में आया? कैसे कि उत्तल दर्पण हम उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे, उठा हुआ रहे। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस दर्पण में अंदर से हम लोग अगर जो पॉलिश कर दिए इस कांच को, तो परावर्तक सतह तो बाहर ही न रहेगा। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे, उठा हुआ रहे, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे, मतलब गहरा रहे, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? उत्तल। अब इसको हम ट्रिक वाइज याद करेंगे, उ से उत्तल और उ से उभरा हुआ, उसे उत्तल दर्पण और उसे उभरा हुआ। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा, मतलब उठा हुआ होगा, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह गहरा होगा, धंसा होगा, उसे हम अवतल कहेंगे। इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे कि उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहेंगे।
कॉन्केव मिरर कहेंगे। तो इसका हम लोग अंतर सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस होता है उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। क्या क्या चर्चा किए हुआ है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। दूसरा, ये उत्तल दर्पण बनता कैसे है, तो जिसके आंतरिक भाग मतलब कि अंदर के भाग को जब पॉलिश कर देते हैं तब ये उत्तल दर्पण बनता है, और अवतल दर्पण जिसका बाहरी भाग पॉलिश कर देते हैं वो अवतल दर्पण बनता है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहां पर हम बताएं क्या कि उत्तल दर्पण का है, क्यों भाई? क्योंकि इसका भीतरी सतह जो था पॉलिश किया हुआ था, तो इसका जो बाहरी सतह है वो उभरा हुआ है, मतलब परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ है। और इस सेम कंडीशन यहाँ हुआ, इसका बाहरी सतह ही हम पॉलिश कर दिए तो आंतरिक सतह जो है गहरा है, मतलब धंसा हुआ है, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? अगर हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं हुआ तो वो भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के लिए इस चीज को समझना, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम अच्छे से समझें। तो बच्चों, अब हम लोग इसमें समझेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जो नेचर होता है उस नेचर को हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यहां हम लोग दो तरह के, एक गोलीय कांच को हम लोग दो पार्ट में बांटे। सबसे पहला आपका राइट साइड हो गया और आपका लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड वाले जो गोलीय दर्पण था उसका हम लोग बाहरी भाग जो था उसको पॉलिश किए। तो हम अभी आपको बताएं कि जिसका बाहरी भाग पॉलिश रहे और जो परावर्तक सतह रहे वो धंसा हुआ रहे तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का आंतरिक भाग पॉलिश रहे और बाहरी भाग क्या रहे, परावर्तक सतह रहे, तो उस दर्पण को जो उभरा हुआ भाग होता है, जो उठा हुआ भाग रहता है, अगर वो परावर्तक सतह बने तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी दर्पण का, जिस भी गोलीय दर्पण का कि जो बाहरी जो परावर्तक सतह है उभरा हुआ रहे। अगर जो हम बात करें परावर्तक सतह जिसका उभरा रहे यानी उठा रहे, उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा रहे, क्या रहे, धंसा रहे, उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ही आप लोग को क्या है समझना चाहिए कि यही दोनों पॉइंट पर आप लोग क्या करिएगा, उत्तल और अवतल में अंतर पता कर पाइएगा। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब ये उत्तल और अवतल दर्पण जो होता है इसमें कुछ कुछ पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो पॉइंट क्या होता है कि देखिए, इसमें ध्रुव होता है, पोल होता है। दूसरा चीज होता है वक्रता केंद्र, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा होता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और चौथा होता है मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये चारों होता है, तो कैसे हम लोग इसको पता करेंगे कि ये कहां होगा? तो सबसे पहला बात हम करते हैं ध्रुव का, कि ध्रुव होता क्या है। तो देखिए, कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वही दर्पण का, गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है। ये P जो है वो ध्रुव हो गया, ध्रुव। इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसीलिए इसको अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में अगर जो बोले तो इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का जो मध्य वाला भाग होता है, बीच वाला जो, मतलब कि ये जो दर्पण का जो सेंटर होता है वही पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, यहां तक नो डाउट। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइएगा। तो ध्रुव हम लोग समझ लिए। दूसरा हम लोग समझेंगे कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। वक्रता केंद्र, तो समझिएगा बच्चों कि जिस गोलीय कांच का जो कटा हुआ भाग ये दर्पण बनता है, जिस गोलीय दर्पण का ये भाग है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उसका जो केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है ना,
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग सी से, वक्रता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सिंबल जो होता है वक्रता केंद्र का वो सी होता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, ध्रुव से, पोल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसको कहते हैं? कि जो सेंटर से जो पोल के बीच की दूरी होती है उसी दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चाहे वो किसी का भी हो, अवतल दर्पण का हो या फिर उत्तल दर्पण का बात करें। उत्तल दर्पण का बात करेंगे तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, या अवतल दर्पण का भी बात करें तो पोल से सेंटर के बीच की दूरी को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है? अब इसके बाद आता है प्रधान या मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो बच्चों, पोल से सेंटर को मिलाने वाला जो रेखा होता है, जो लाइन होता है, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण में आप लोग देख रहे होंगे कि पोल से एक लाइन गुजरा है जो कि कहां तक गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। कहां तक? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गया है। तो इसी लाइन को हम लोग कहेंगे क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष इसी को कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ही हम लोग कहेंगे। ठीक है? अब यहां पर फोकस दूरी क्या होता है? तो देखो, फोकस, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से फोकस दूरी का अगर जो बात करें कि फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी P से F के बीच की दूरी होता है, मतलब पोल से फोकस के बीच का दूरी होता है, और इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको एक बार फिर से अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है? तो आइए बच्चों, इन सभी टॉपिक पर फिर से हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक इस चैप्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, अगर बात करें हम गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण में दो दर्पण होते हैं, एक उत्तल होते हैं और एक अवतल होते हैं। एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। देखिए, इसको हम बार बार रिकॉल करवा रहे, इसका मतलब ये मत समझिए कि बेकार चीज है। ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये आपके माइंड में एकदम इन कर जाए, इस तरह से बैठ जाए कि आपको एकदम नॉर्मली फ्लो बन जाए कि हाँ, किसको उत्तल कहेंगे और किसको अवतल कहेंगे। तो देखो बाबू, जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? प्रवर्तक सतह उभरा हो, उसको हम लोग उत्तल कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। तो हम लोग बताएं क्या कि ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को एक गोलीय दर्पण का ही कटा हुआ दो भाग होता है। इसको हम बीच से क्या करेंगे? काट देंगे। ये देखिए, काट दिए। लेकिन हम करेंगे क्या कि एक का बाहरी भाग को पॉलिश कर देंगे। सपोज दैट इसको हम पॉलिश कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा, और क्या आप लोग तो समझदार हैं ही। और इसको पॉलिश कर दिए। अब आप लोग समझिएगा कि इसका बाहरी भाग जब पॉलिश है तो परावर्तक सतह। अच्छा, परावर्तक सतह आप लोग समझ रहे हैं कि परावर्तक सतह कहते किसको है? तो देखिए, हम लोग जो शीशा देखते हैं, आईना जो देखते हैं, तो उसमें दो पार्ट होता है, एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है। तो बैक साइड तो आपका पॉलिश किया हुआ है ना, तो मतलब जिस तरफ आप फेस अपना देखते हैं वही उसका परावर्तक सतह कहलाता है। अब तो अच्छे से समझ गए होंगे परावर्तक सतह कि जिस साइड हमारा प्रतिबिंब बनता है, हम फेस को देखते हैं, वही जो साइड होता है वो परावर्तक सतह कहलाता है। तो देखिए, जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह रहता है, धंसा हुआ होता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। तो इसमें नो डाउट कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और जिस गोले का, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, यहां देखिए, दोनों में हम बाहरी भाग ही पॉलिश कर दिए थे, ये हो गया। और इसका जो हम आंतरिक भाग पॉलिश करेंगे,
ये आंतरिक भाग पॉलिश कर दिए। तो इसका परावर्तक सतह जो हुआ ये बाहरी भाग हो गया, उभरा हुआ है। तो जो इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण होता है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब बात करते हैं इस पे फिर से एक बार रिकॉल करने का। तो ये पोल कहते हैं किसको, ध्रुव क्या होता है। तो देखो बाबू, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दोनों तो गोलीय दर्पण ही है। तो गोलीय दर्पण का जो बीच वाला भाग होता है, मिडिल पॉइंट जो होता है वही ध्रुव कहलाता है। तो देखो इसका अगर बात करें अवतल दर्पण का, तो इसका मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा, और अगर उत्तल दर्पण का बात करें तो इसका मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का मिडिल पॉइंट इसका पोल बन गया, उत्तल दर्पण का मिडिल पॉइंट इसका पोल बन गया। तो ध्रुव तो समझ में आ गया कि जिस दर्पण का, गोलीय दर्पण का बीच वाला जो भाग होता है, केंद्र जो होता है, वही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, सॉरी ध्रुव कहलाता है, मतलब पोल कहलाता है। और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां भी हम पी लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि ये पोल है। अब बात करते हैं दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो गोलीय दर्पण, समझिएगा बात को, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका हिंदी होता है वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो देखना बाबू, ये वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोलीय दर्पण के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आपको पता है कि त्रिज्या किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, रेडियस, रेडियस किसको कहते हैं, त्रिज्या। तो केंद्र से सरफेस पे मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, केंद्र से मिलाने वाला जो पोल का दूरी होता है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब यहां पर P से C को मिलाने वाला जो दूरी होता है, सेंटर को मिलाने वाला जो दूरी होता है, इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, तो समझिएगा बात को। P से F के बीच की जो दूरी होती है, पोल से फोकस की जो बीच की दूरी होती है उसी को फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर हुआ। फोकल लेंथ किसको कहेंगे, P से जो F के बीच की दूरी होती है उसी को फोकल लेंथ कहेंगे, और इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब बात करें हम C से P के बीच की दूरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इसको हम r से डिनोट करते हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं क्या कि r इक्वल टू, r जो होता है वो f से दुगना होता है, जितना f का दूरी होता है उससे दुगना r का दूरी होता है। यहाँ पर r इक्वल टू 2f हम लिख सकते हैं, यस और नोट, आप लोग बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि r जो होता है वो सेंटर और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं, ये r हो गया। और दूसरा f जो स्मॉल f जो होता है वो r का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो अब यहाँ पर अगर जो f निकालना हो तो f इक्वल टू r/2 हम लिख सकते हैं या नहीं, r/2। ये आप लोग कंफर्म कीजिए कि क्या ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा कि जो r होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वो फोकल लेंथ का दुगना होता है, और जो फोकल लेंथ होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसको आप लोग समझ गए। अब देखिए अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस आप किसको कहते हैं, तो पोल से सेंटर को मिलाने वाला रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो बोलोगे कि बताओ ये सर, मतलब फोकल लेंथ भी इसी लाइन को कहते हैं, मतलब एक सेंस में हम बोल सकते हैं तो फोकल लेंथ भी इसी लाइन को कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी को कहते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस भी इसी को कहेंगे। तो हाँ कहेंगे, क्या दिक्कत है, बस अंतर यही है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी होता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, तो अब देखते हैं हम लोग फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट ये दर्पण हम बनाए, इसका परावर्तक सतह हम बाहर की ओर दिए ना,
इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए हम आपको भी बताएं कि बीच वाला जो पॉइंट होता है वो पी होता है, पोल होता है। अब जिस गोले का ये भाग होता है, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, सी कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब पोल और सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या की आधे दूरी को हम लोग फोकस कहेंगे, मिडिल पॉइंट को फोकस, और इस फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फिक्स होता है, कहते इसी लाइन को है लेकिन ये फिक्स होता है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स नहीं होता, ये आगे भी बढ़ा सकते पीछे भी बढ़ा सकते, यही एक डिफरेंस है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। और बाकी चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग समझ गए हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अभी जिस पॉइंट को हम लोग समझे थे, जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, इन सभी चीज को तो समझ लिए, लेकिन आप यहाँ पर एक डिफरेंस को समझिएगा, एक अंतर को समझिएगा। देखिए हम बात किए क्या कि ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस भी गोले का भाग होता है, मान लिया जाए कि इस गोले का भाग हुआ, इसको बीच से हम काट दिए, इधर जो बन गया वो कौन बन गया, बार बार हम एक ही चीज को बता रहे हैं, ये बन गया जो अवतल बन गया, और ये जो बन गया वो उत्तल बन गया, ये उत्तल बन गया ना। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक अंतर है, फोकस पोल होता है तो दोनों में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दोनों में होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में होता है, फोकस दोनों में होता है, फोकल लेंथ दोनों में होता है ना। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट आपको तीन चीज है, एक तो पोल, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है फोकस। ये तीनों आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तीन को पोल को हटा भी दें तो ये दोनों चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में या फिर प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसमें इसको फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें समझने वाला क्या बात है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए बच्चों, हम अभी बताएं क्या कि ये सेंटर है, दोनों का है, पोल है, इसका भी है और इसका भी है, ये एफ है, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सी और एफ किसी में पॉजिटिव होगा तो किसी में निगेटिव होगा। अब इसको एकदम आसान भाषा में समझिए कि किसमें पॉजिटिव होगा और किसमें निगेटिव होगा। तो देखिए बच्चों, जिस भी दर्पण में अगर फोकस दर्पण के पीछे है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दर्पण के पीछे है तब वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें फोकस और सेंटर आगे है वो निगेटिव होगा। अब आप लोग बताइए तो यहाँ उत्तल दर्पण, अब फोकस इसके पीछे है और सेंटर भी इसके पीछे, तो जो पीछे रहेगा वो पॉजिटिव, यानी कि उत्तल दर्पण में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र दोनों जो होता है पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब कहने का कि जो पीछे रहेगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पी से पॉजिटिव, कि जिसमें ये चीज पीछे, देखिए दर्पण ये है, परावर्तक सतह ये है, तो ये तो दर्पण के पीछे ना बराबर है फोकस और सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, जो पीछे रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका फोकस भी पॉजिटिव और इसका सेंटर भी पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत, नो डाउट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं अवतल दर्पण में। तो जो अवतल दर्पण होता है इसमें फोकस भी पहले होता है। देखिए परावर्तक सतह ये हो गया, तो जब परावर्तक सतह के पीछे बनता तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका परावर्तक सतह के पहले फोकस बन गया और सेंटर भी पहले बन गया, तो जो पहले बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आगे बन जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो आगे बन गया, ये भी निगेटिव, और यहाँ भी आगे बन गया, ये भी निगेटिव। मतलब कहने का कि जो अवतल होता है, अवतल दर्पण जो होता है उसमें फोकस और सेंटर ये दोनों जो होता है वो निगेटिव होता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते देखिए, अब इस चीज को समझना, याद करना इतना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप एक फिगर बना दीजिएगा, ये लीजिए हम एक फिगर बना दिए, इसमें बाहरी भाग को पेंट कर दिए और इसमें आंतरिक भाग को
पेंट कर दिए। अब ये जो परावर्तक सतह बना, इसका क्या होगा, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया P। अब जिसका इधर पीछे हो गया वो पॉजिटिव, यानी उत्तल का पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव, यहाँ ये निगेटिव और C भी निगेटिव। कितना आसान है, मतलब एक फिगर बनाइए और पॉजिटिव निगेटिव का आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, मतलब अच्छे से। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत, क्योंकि अगर जो आप याद कीजिएगा तो ये हो सकता है कि कभी आपको धोखा भी दे, लेकिन जब आप एक फिगर पर बनाइएगा तो ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। बशर्ते इतना पता होना चाहिए कि जो परावर्तक सतह के पीछे बन रहा है वो पॉजिटिव होगा और जो परावर्तक सतह के आगे बन रहा है वो निगेटिव होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ गए हैं तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ये काफी समझना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए, ये फोकस जो होता है या सेंटर जो होता है, इसी पर हम लोग इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल जो होगा वो सोल्व करेंगे। तो ये समझना बच्चों काफी ज्यादा जरूरी है और इसको आप लोग ने बखूबी समझा, अच्छे से समझा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो अगर जो समझ आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब जो बनेगा, वस्तु को गोलीय दर्पण में कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, किस नेचर का बनेगा, उसका आवर्धन क्या होगा, ये सब सारी चीज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो इस चैप्टर का जो 45% है, जो आप लोग को हम बताए थे कि जो फिगर है वो फिगर अब आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से मन से पढ़िएगा, क्योंकि अब जो इस चैप्टर का जो ओरिजिन है वो अब नेक्स्ट वीडियो से आप लोग के लिए सामने आएगा। और वो जो वीडियो होगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा जरूरी होगा। तो आप लोग मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू बच्चों।